गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखेंगे आज का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे डू एस डायरेक्टेड। क्या पढ़ना है हमें? डू एस डायरेक्टेड, निर्देशानुसार कीजिए। डू एस डायरेक्टेड का मतलब है निर्देशानुसार कीजिए। हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है, इस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उनको हम कैसे बदलेंगे इस तरह हम बताएंगे एक एक करके। पहले सेंटेंस देख ले रहे हैं। सेंटेंस है वी विल बाई अ न्यू कार। इसमें हमें डायरेक्शन है गोइंग टू, इसमें हमें गोइंग टू का प्रयोग करना है। सेकंड है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में हमें वॉइस चेंज कर देना है। इट इज ट्रू ही इज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ दो सेंटेंस दिए गए, एक है इट इज ट्रू, सेकंड है ही इज नॉट फीलिंग वेल। इनको हमें कंबाइन विथ दैट, इन्हें हमें दैट से मिला देना है। शी डिड हर ड्यूटी, इसे हमें निगेटिव में बदल देना है। ही टेक टी, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसका मतलब जो इनकरेक्ट होगा उसे हमें करेक्ट करना। ही लाइक्स स्वीट्स, इसमें हमें क्वेश्चन टैग जोड़ना है। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। ये दो सेंटेंस है, हमें डायरेक्शन है कंबाइन यूजिंग सो दैट, इन्हें हमें सो दैट से मिला देना है। तो हमने देखे कुछ सेंटेंस और कैसे परीक्षा में आते हैं इनको भी देखा। अब एक एक करके इन्हें हम समझते हैं। चाक देना बेटा। तो पहले हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वी विल बाई अ न्यू कार। क्या है? वी विल बाई अ न्यू कार। देखेंगे हम कैसे इसको करते हैं। वो वाली चाक भी देते, तो रंगीन चाक है, रंगीन चाक है, रंगीन। वी विल बाई अ न्यू कार, इसे हम पहले देखें। इसमें हमें करना क्या है? देखो ये है सेंटेंस वी विल बाई अ न्यू कार। इसमें हमें लिखा है गोइंग टू का प्रयोग करना है। देखो कैसे करते हैं, यहां पर समझते हैं। गोइंग टू ये क्या करता है? जो गोइंग टू है वो फ्यूचर का को इंगित करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। और यहाँ पर क्योंकि जो फ्यूचर को बताता है तो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में भी कोई वर्ड होगा जो फ्यूचर के बारे में बताएगा। तो क्या बता रहा है? यदि हम किसी सेंटेंस में विल या शैल लगा देते हैं तो वह भी फ्यूचर को बताता है। तो इसमें हम देख रहे हैं विल भी फ्यूचर को बताता है और गोइंग टू भी फ्यूचर को बताता है। तो हम विल को हटाएंगे और वहां क्या रख देंगे? गोइंग टू। पर गोइंग टू अकेला गोइंग टू नहीं आता है। इसके लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं? इज गोइंग टू, और क्या रखेंगे? एम गोइंग टू, और क्या रखेंगे? आर गोइंग टू। यदि हमें विल होगा यहाँ या सेल होगा, जो शब्द फ्यूचर बता रहे हैं उनको यदि हम हटा रहे और उसके स्थान पर गोइंग टू रख रहे हैं तो अकेला गोइंग टू नहीं होगा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी होगी। तो क्या क्या हो सकता है? इज गोइंग टू, एम गोइंग टू और आर गोइंग टू, ये होंगे। इज गोइंग टू, एम गोइंग टू और आर गोइंग टू। अब देखो, अब कहाँ हमें इज गोइंग टू रखना, कहाँ हमें एम गोइंग टू रखना और कहाँ आर गोइंग टू रखना है। इसके लिए हमें किसको देखना पड़ेगा? इसके लिए हमें सब्जेक्ट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ध्यान देंगे अक्सर आपको जो सब्जेक्ट हैं वो 9 प्रकार से मिलने वाले हैं। देखो कौन कौन से, पहले आप सब्जेक्ट के बारे में जान लेंगे। सब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये 2 प्रकार के होंगे, एक होगा सिंगुलर और दूसरा होगा प्लूरल। तो अब इसमें हम देख रहे हैं वे सब्जेक्ट जो सिंगुलर हैं, वे सब्जेक्ट जो प्लूरल है, उनके बारे में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हर सेंटेंस में अधिकतर यही मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ही, सी,
इट, ही सी और इट, कोई नाम, एनी नेम, एनी नेम, कोई जो नेम है ना जिस सिंगुलर हो, एनी नेम वो सिंगुलर के अंतर्गत आएगा। सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और एनी नेम, कोई भी नाम किसी का भी, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो मोहन, वस्तु का नाम हो चेयर, चाहे वो स्थान का नाम हो जबलपुर, यदि वो एक नाम है तो वो सिंगुलर होगा और वो सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा। अब हम प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? बी आएगा, यू आएगा और दे आएगा और किसी का नाम, देखो एनी नेम। अब यहाँ लिखा, यहाँ भी लिखा एनी नेम और यहाँ भी लिखा है एनी नेम, तो लेकिन यहाँ लिखा है सिंगुलर नाम, एक नाम, यहाँ पर लिखा है प्लूरल, माने प्लूरल नाम, बहुत से नाम। तो हम सब्जेक्ट में देख रहे हैं ही आएगा, सी आएगा, इट, एनी नेम सिंगुलर, बी यू दे एनी नेम प्लूरल। तो कितने सब्जेक्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सब्जेक्ट है? 8। एक सब्जेक्ट और है, वो है आई, एक सब्जेक्ट और है, वो कौन है? वो है आई सब्जेक्ट। आई देखेंगे, आई जो है, आई है तो सिंगुलर, आई कैसा है? आई है तो सिंगुलर, परंतु इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। सिंगुलर वर्ब भी आती है और क्या आती है? प्लूरल वर्ब भी आती है। तो हमने सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट आपको 9 मिलेंगे। सब्जेक्ट हमें कितने मिलेंगे? 9। पहला ही या सी या इट और कोई भी नाम, ये होगा सिंगुलर। प्लूरल में कौन कौन से मिलेंगे? बी यू दे और एनी नेम, ये प्लूरल होगा। 8 सब्जेक्ट हुए। आई सब्जेक्ट और है, आई है तो सिंगुलर, यदि हम सिंगुलर में लिख सकते थे, परंतु उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है, दोनों ही वर्ब आती है, इसलिए इसको हमने तीसरी कैटेगरी में रखा है। जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमें केवल 9 प्रकार के मिलेंगे। ही सी इट एनी नेम सिंगुलर, बी यू दे एनी नेम प्लूरल और एक सब्जेक्ट होगा आई। आई हो है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। अब देखो जी क्यों बताए गए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, परंतु आई के साथ दोनों ही वर्ब आएंगी। तो कहाँ कहाँ कौन सी आएगी जी बताया जाएगा। तो इतना आप इसको लिख लें पहले। सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट 9 हैं। भी कौन से हैं? ही सी इट एनी नेम सिंगुलर, बी यू दे एनी नेम प्लूरल और सब्जेक्ट आ गया आई। आई है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल वर्ब आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और इन सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट कितने मिलेंगे? 9। कौन कौन सी? ही सी इट एनी नेम, लेकिन वो सिंगुलर हो, तो इनके साथ क्या होगा? हमें सिंगुलर वर्ब रखना पड़ेगी। प्लूरल, प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट है? बी यू दे एनी नेम, लेकिन एनी नेम कैसा होगा? प्लूरल। इनके साथ में क्या होगा? प्लूरल वर्ब आएगी। एक जे होगा 8 सब्जेक्ट, एक और सब्जेक्ट वो है आई। आई कैसा है? सिंगुलर, लेकिन क्या होता? इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी दी है। अब इसके बाद में हम आगे दे रहे हैं डस्टर दो। चलिए देखते हैं अब तो सब्जेक्ट को यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, मिटाते हैं। हमने इतना मिटा दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर हमने पढ़ा क्या है? हमने ये पढ़ा है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं
ही सी इट, ही सी इट किसी का नाम सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बी यू दे किसी का नाम प्लूरल, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, इसको ध्यान दो। हमने लिखा है यहाँ पर कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और क्या लिखा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। देखो जितनी भी वर्ब हम पढ़ते हैं, जितनी भी हम वर्ब पढ़ते हैं, वे सारी की सारी वर्ब प्लूरल होती हैं। जैसे हमने गो पढ़ा तो गो प्लूरल वर्ब है। कम पढ़ते हैं हम कम, तो कम जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है। और हमने पढ़ा है यहाँ पर रीड, जो रीड है ये भी प्लूरल वर्ब है। और इसके बाद में राइट, यानी कोई भी वर्ब जिसको हम लिख सकते हैं पहले फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो वो प्लूरल वर्ब होती है। जैसे हमने लिखा बाई, ये सारी की कोई भी वर्ब होगी अगर मेन रूप में है तो वो प्लूरल वर्ब होगी। उसे हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। गो को हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे, इसमें हम एस या ई एस जोड़ देंगे। कम को कैसे बनाएंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे। रीड को कैसे बनाएंगे, इसमें हम एस लगा देंगे। राइट को कैसे लिखेंगे, इसमें हम एस लगा देंगे। बाई को कैसे लिखेंगे, इसमें हम एस लगा देंगे। तो देखो ये हमने इस तरह की जो वर्ब है, मेन रूप में जो वर्ब है वे प्लूरल होती हैं और ये वर्ब सिंगुलर होती हैं। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट थे कौन कौन से थे, ही सी इट किसी का नाम एक वचन, तो उनके साथ जी वर्ब आएगी। और प्लूरल सब्जेक्ट थे उनके साथ जी वर्ब आएगी। तो ही के साथ गो जाएगा कि गो आएगा, ही सिंगुलर है तो गो जाएगा। आई के साथ दोनों आती, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, तो आई के साथ गो आ जाएगा। आई के साथ कम आएगा, आई के साथ रीड आएगा, आई के साथ राइट आएगा, आई के साथ बाई आएगा। तो अब हम तो ये पता चल गया आपको कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में आपने जानकारी ली। अब देखो जैसे ये तो थी मेन वर्ब, मेन वर्ब ये थी सिंगुलर। अब इसी प्रकार से क्या होता है कि जो बी के फॉर्म है वे भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। बी के फॉर्म में भी कैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बी, लिखा है जी बी के फॉर्म, बी के फॉर्म कौन कौन से हैं। पहला हमने लिखा है इज, इज सिंगुलर है। फिर इसके बाद में हमने लिखा है एम, तो एम भी सिंगुलर है, एम भी क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद हमने लिखा है आर, तो आर कैसा है, आर प्लूरल है। अब देखो हमने सब्जेक्ट दो कैटेगरी में बांटे, कौन कौन से, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी वर्ब कितनी बटी है, सिंगुलर और प्लूरल। यदि हम इसी के पास्ट टेंस ले लें तो यहाँ पर आएगा बाज, तो यहाँ बाज कौन सा है, बाज है सिंगुलर। इसी का पास्ट क्या होता है, बर, बर कौन सा है, बर है प्लूरल। तो बी के ये 6 रूप हैं जो इज, एम, आर, बाज और बर। तो इज कौन सा है, सिंगुलर है। एम कौन सा है, सिंगुलर है। आर कौन सा है, प्लूरल है। बाज कौन सा है, सिंगुलर है। बर कौन सा है, प्लूरल है। तो ये हमने बी के रूप देखे। अभी हमने वर्ब के रूप देखे थे, सिंगुलर में बांटा था और प्लूरल में बांटा था। बी के रूप देखे हमने इज, एम, आर, बाज, बर, इनको हमने सिंगुलर में और प्लूरल में बांट लिया। सिंगुलर में आई, एम है और बाज है, और प्लूरल में आर और बर है। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे हैव के रूप भी देख ले रहे हैं। इसके रूप देख ले रहे हैं हम हैव के। बी के थे जे, इनकी हमें जरूरत अभी सभी में पढ़ने वाली थी, तो हम यहाँ पर पहले से बता दे रहे हैं। हैव के रूप, हैव के फॉर्म कौन कौन से हैं, देखो हैव के फॉर्म जो है, हैव का एक फॉर्म होता है हैज, हैज जी सिंगुलर है। एक होता है हैव, हैव जी कौन सा है, प्लूरल है। और हैज और हैव जी दोनों होते हैं, हैज और हैव। तो हैज क्या है, हैज सिंगुलर है, और हैव कैसा है, हैव प्लूरल है। हैज क्या है, सिंगुलर, और हैव क्या है, प्लूरल है। तो आपने हैज के रूप देख लिए, दो है, हैज, हैव, आगे है हेड है। तो हेड सबकी हेड चूंकि
न हेड सभी सब्जेक्ट के साथ आता है तो उसको लिखा नहीं है। हैव, हैज और हेड तो वो सब सब्जेक्ट के साथ आता है। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट बताए गए उनके साथ हैज आएगा, जो प्लूरल बताएगा उनके साथ हैव आएगा। परंतु हमने बताया है जो आई है, आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल भी आती है। तो जो इज एम आर था, इज एम आर में एम आएगा आई के साथ, और हैव में हैव आएगा आई के साथ। तो आई के साथ क्या क्या आएगा, देखो आई के साथ हमने 3 वर्ब देखी हैं। पहले कौन सी देखी हमने, एक देखी है मेन वर्ब, दूसरी देखी है बी वर्ब, और तीसरी देखी है हैव वर्ब। कितनी वर्ब देखी, एम वर्ब, एम भी एन मेन वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब। अब यदि हमें आई का रूप रखना है, आई के साथ क्या क्या आएगा, तो मेन वर्ब में मान लो यहाँ पर गो आ गया, और बी में आएगा एम, और हैव में आएगा हैव। ऐसा आता है आई के साथ में मेन वर्ब पहले रूप में आएगी। अगर बी का रूप लिखा होगा, बी के 5 रूप है, इज एम आर बाज बार, तो आई के साथ एम आएगा, आई के साथ बाज भी आएगा अगर पास्ट है तो, और यहाँ पर है भी आएगा। ये होगा आई का, आई अलग रखना। बाकी के अगर ही होगा तो हमें सिंगुलर वर्ब रखना पड़ेगी, ये प्लूरल है तो हम गोज कर देंगे। ही के साथ हमें सिंगुलर वर्ब रखना पड़ेगी, इज और बाज दोनों सिंगुलर, और यहाँ पर हमें क्या ही के साथ हैज रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अब यदि हमारे पास कोई सब्जेक्ट है प्लूरल बी, तो बी के साथ में प्लूरल वर्ब गो, इसकी प्लूरल वर्ब वर, और इसकी प्लूरल वर्ब हैव। इस प्रकार से हम रखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, यहाँ हमने ये देखा सब्जेक्ट हमें 9 प्रकार के मिलने वाले हैं। वे कौन कौन से हैं, आई, ही, सी, इट, और दे भी है एक सब्जेक्ट, बी, यू, दे, और कोई भी नाम सिंगुलर तो सिंगुलर और प्लूरल। फिर हमने मेन वर्ब देखी, बी के रूप देखे और हैव के रूप देखे। इतने सब बताने का पर्पज क्या था, हम तो गोइंग टू का प्रयोग पढ़ रहे थे। क्यों बताए गए, तो इसलिए बताए गए हैं ये सभी, ताकि जो गोइंग टू को हम बड़ी आसानी से समझ सकें। क्योंकि हमें क्या क्या रखना है, हमें रखना है इज गोइंग टू, एम गोइंग टू और आर गोइंग टू। अब आप आराम से समझ गए हैं कि जो इज गोइंग टू है, इज जो यहाँ पर सिंगुलर है, अभी हमने बताया इज कैसा है, इज सिंगुलर है, और एम कैसा है, एम भी सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, और आर क्या है, आर प्लूरल है, आर क्या है, आर प्लूरल है। तो अब यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं, जो एम है, एम आई के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता। एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता। इज कहाँ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जो बताएगा उनके साथ। आर कहाँ आएगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट बताएगा उनके साथ। तो यदि हमें किसी सेंटेंस में गोइंग टू का प्रयोग करना है, तो उस सेंटेंस, चूंकि गोइंग टू फ्यूचर टेंस को इंगित करता, तो उस सेंटेंस में फ्यूचर टेंस को इंगित करने के लिए विल या शैल होगा, या कोई ऐसा शब्द जो फ्यूचर बताएगा, तो उस शब्द को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर इज गोइंग टू या एम गोइंग टू या आर गोइंग टू रखेंगे। अब यदि इज गोइंग टू रखा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, एम गोइंग टू है तो वो केवल आई के साथ आएगा, आर गोइंग टू है तो वो केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। आपको प्लूरल सब्जेक्ट बताए गए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी बताए गए हैं। अब देखो हम इस सेंटेंस को कैसे करते हैं इसे बता रहे हैं, तो जी इनको लिखे रहने देना अभी। तो पहले सब्जेक्ट क्या है देखेंगे, हम आंसर लिख रहे हैं इस वाक्य का, जो ऊपर लिखा है कि बी विल बाई अ न्यू कार, इसमें सब्जेक्ट है बी। अब बताओ बी कौन सा सब्जेक्ट है, बी प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जब सब्जेक्ट के बारे में बताया था तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट किसी का नाम सिंगुलर था, और प्लूरल में क्या था, बी, यू, दे, और प्लूरल, तो बी प्लूरल है। तो यदि बी प्लूरल है तो इज गोइंग टू आएगा कि एम गोइंग टू आएगा कि आर गोइंग टू आएगा, क्योंकि बी है प्लूरल। तो इनमें प्लूरल कौन सा है, इनमें प्लूरल है आर गोइंग टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर गोइंग टू। ये हमने किस शब्द के स्थान पर रखा, ये केवल हमने सेल बिल को हटा करके रखा। इसको क्यों हटाया, क्योंकि गोइंग टू भी फ्यूचर बताता और बिल भी फ्यूचर बताता है, तो एक ही शब्द रहेगा। तो हमने अभी तो बिल है क्योंकि, लेकिन जी बता ही रहा था फ्यूचर, पर हमसे कहा गया है इसको कि गोइंग टू का प्रयोग करिए इसमें, तो इसलिए हमने इस शब्द को हटा के गोइंग टू का रखा।
पर गोइंग टू लिखा है तो उसके साथ इज गोइंग टू आएगा, या एम गोइंग टू, या आर गोइंग टू। इसलिए हमें इनमें से किसी एक को रखना पड़ा, तो उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए है। सब्जेक्ट को देखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो जे सिंगुलर है, जे भी सिंगुलर है, जे प्लूरल है। क्योंकि एम है केवल आई के साथ बस फिक्स है, इसलिए इससे हम बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर आई है नहीं, यहाँ है बी, और बी है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर आ गया आर गोइंग टू। बस अब कुछ नहीं करना, अब हमें पूरा का पूरा वाक्य लिखना है। बाय के टू के बाद में हम क्या लिख देंगे, बाय आ न्यू कार। क्या आंसर हो गया है, वी आर गोइंग टू बाय आ न्यू कार। सेंटेंस था वी विल बाय अ न्यू कार, इसको हमें गोइंग टू का प्रूव करना था, तो क्या हो गया आंसर, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। एक हम अलग से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये लिखा है आई शैल लर्न इंग्लिश, आई शैल लर्न इंग्लिश। इसमें हमें गोइंग टू का प्रयोग करना है, तो क्या करना पड़ता है हमें, जो भी शब्द यहाँ पर होगा फ्यूचर टेंस को बताए उसको हटाइए आप, और वहां पर या तो इज गोइंग टू रखिए, या एम गोइंग टू, या आर गोइंग टू। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट इसमें है आई, आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ एम गोइंग टू आएगा, आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस में गोइंग टू का प्रयोग कर दिया है। तो गोइंग टू का आप सभी समझ में गए होंगे, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, जिस भी सेंटेंस में हमें गोइंग टू का प्रयोग करना है तो उस सेंटेंस में विल या शैल होगा, या कोई दूसरा फ्यूचर को इंगित करने वाला शब्द होगा, तो उसको हम हटा देंगे, और उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज गोइंग टू रखेंगे, या एम गोइंग टू रखेंगे, या आर गोइंग टू रखेंगे। इज गोइंग टू कहाँ रखा जाएगा, उन सब्जेक्ट के साथ जो सिंगुलर है। उस सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही सी इट, एनी नेम सिंगुलर, और एम गोइंग टू केवल आई के साथ आएगा, और आर गोइंग टू किस किस के साथ आएगा, आर गोइंग टू आएगा बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और एनी नेम, लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से किसी भी सेंटेंस में गोइंग टू का प्रयोग कैसे करते हैं इसको देख लिया है। अब हम सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। ये गोइंग टू का प्रयोग था, अब हम चलेंगे सेकंड सेंटेंस की तरफ। तो सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस है सी इज सिंगिंग आ सॉन्ग। सेकंड क्या सेंटेंस, सी इज सिंगिंग आ सॉन्ग। लिखते हैं, इसको हम समझा रहे कैसे कैसे करना है। सी इज सिंगिंग आ सॉन्ग। इस सेंटेंस को हमें पैसिव में बदल देना है। पैसिव में, अभी ये एक्टिव में है। देखो एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। एक्टिव में जो व्यक्ति काम करता है वो सबसे पहले नंबर पर होता है, और पैसिव में जो व्यक्ति जो काम किया जाता है उसको सबसे पहले रख देते हैं। पर इसमें एक और बात है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप आता है। वर्ब का कौन सा रूप आता है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप आता है। अब देखो यहाँ पहले इस सेंटेंस को देख के अब हम तुम्हें यहाँ अलग अभी आपको नियम जो है उसके हिसाब से नहीं बता रहे, अब हम तुम्हें अलग प्रकार से नियम बता रहे हैं। देखो अलग प्रकार से नियम ये है, पहले हमें रखना है ऑब्जेक्ट। पहले हमें क्या रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रख देने के बाद हमें बी का रूप रखना है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमें क्या रख देना, बी का रूप। फिर हमें क्या करना, जो वाक्य दिया गया है उसका हमें तीसरा रूप रखना है। फिर हमें बाई रखना, और बाई के बाद हमें सब्जेक्ट रखना है। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो पहले हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करें। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है ना उसको बोलते हैं हम नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वो सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा शब्द, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब ध्यान दो,
यदि लास्ट में नाउन है, ऑब्जेक्ट यदि नाउन है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो सब्जेक्ट के स्थान पर ज्यों का त्यों आ जाएगा। लेकिन यदि प्रोनाउन है तो हमें समस्या जाएगी, तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम जाएगी। तो देखो जैसे यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखा है तो यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी, और यदि बी है सब्जेक्ट के स्थान पर बी है तो यहाँ होगा अस। यदि यहाँ पर यू है तो ये हो जाएगा यू का यू ही रहता है। ही लिखा है यहाँ तो यहाँ पर हिम होगा। यदि सी लिखा है तो ये हो जाएगा हर। यदि इट लिखा है तो इट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि दे लिखा है तो दे का होगा देम। मान लो कोई नाम लिखा हुआ है मोहन, सोहन, सीता, गीता, उनमें भी कोई भी अंतर नहीं होगा। तो नाम में कुछ अंतर नहीं होता, पर अंतर किस में होता, ये जो शब्द हैं प्रोनाउन है वे चेंज होते हैं। अगर जो सी शब्द है, चूंकि ये सी सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो सी है, लेकिन जब हम बाई के बाद सब्जेक्ट ले जाएंगे तो वो अभी यहाँ से हट जाएगा और कहाँ आएगा, क्रिया के बाद, तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी हमें अब सी को इस रूप में रखना पड़ेगा। सी को क्या करना पड़ेगा, इस वाले रूप में रखना पड़ेगा। तो देखो आई है तो भूमि, यहाँ पर यदि इस यहाँ पर यदि आई लिखा है तो वो मी में बदल जाएगा। बी लिखा है तो वो अस में बदल जाएगा। यू लिखा है तो यू में बदल जाएगा। ही लिखा है तो हिम में बदल जाएगा। सी है तो हर में बदलेगा। इट है तो इट होगा। दे है तो देम होगा। और मोहन है तो मोहन ही रहेगा। तो ये यहाँ पर लिखे हैं तो वो जब यहाँ जाएंगे तो इस रूप में बदलेंगे, एक नियम हो गया। लेकिन जे वाला सेम रूल यहाँ से यहाँ होगा। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जे वाले शब्द रखे होते, यहाँ तो सांग लिखा है यानी मोहन लिखा कहलाया, तो उसको हटा करके जब यहाँ लाएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ मी होता, जब हम यहाँ ले जाते तो वो आई में बदल जाता। यदि अस होता तो वो बी में बदलता। यू होता तो यू लिख देते, और हिम होता तो ही लिखना पड़ता हमें। हर होता तो सी, इट होता तो इट, देम है तो दे, और नाम होता तो जैसे सांग नाम ही के अंतर्गत है, तो उसका कुछ नहीं होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर जे शब्द हैं कितने हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, मोहन का मतलब कोई नाम, इसमें दोनों ही सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो जे जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे यानी बाई के स्थान पर जब सब्जेक्ट चला जाएगा तो इस रूप में होगा, और यदि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर होंगे तो इस रूप में बदल जाएंगे। तो जे चार्ट आपको पहले तो याद करके रखना है। तो जे चार्ट अब हम इसको मिटा रहे हैं और आगे बता रहे हैं। हमने अभी क्या क्या बताया है, अभी हमने ऑब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के बारे में बात की है। तो इस चार्ट को याद रखना है। इससे हमने अब चार्ट को मिटा दिया। तो इसको मिटा देने के बाद अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अब पहुँच रहे हैं हम कहाँ पर, बी के रूप पर। अब देखो हम यहाँ पर बी के कौन कौन से रूप हैं, देख ध्यान दो। अब हमें देखना है बी के फाल, बी के रूप। बी के जो रूप है, पहला होता है इज, दूसरा होता है एम, और तीसरा होता है आर। इसके बाद में बाज भी होता है और बर भी होता है, और क्या होता है, और इसके बाद में बीन भी होता है और बीइंग भी होता है। क्या क्या होते, बीन और बीइंग। अब यहाँ देखो इनमें से ही कोई एक रूप यहाँ पर आना है, कोई भी टेंस होगा और इनमें से ही कोई ना कोई आना है। अब देखो, अब हम जब वाक्य का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या देख रहा है, वाक्य का स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये तो हमें क्लियर ही हो गया है, इनमें से ही आने, और इन दोनों में से जे बीन को यदि हम इसको हम ऐसे रख दे, तीसरा रूप आना नहीं, इनमें से आएगा। ये 5 लिखे, और जो बीइंग है ये अकेली नहीं आएगी। दो ध्यान रखो, बी के जे रूप लिखे, ये हमार बार बार, ठीक है, बी भी लिख देते हैं, बी भी बी का रूप है। देखो एज एम आर बार बार बीन, बीइंग और बी, तो बीन ये आना नहीं है, पैसे बनाएंगे तो ये आएगी नहीं इनका रूप। अब हमारे पास क्या बचे, अब हमारे पास बचे हैं बीइंग, और बीइंग हमें कब लगाना है, जब हमें वर्ब में आईएनजी लिखा मिले। और बीइंग अकेला आएगा नहीं, ये किसी ना किसी के साथ आएगा, अकेला नहीं आएगा जी।
बीइंग जो है अकेला नहीं आएगा, किसके साथ, किसी ना इनके साथ आएगा। इज, एम, आर, वाज और वर, इनके साथ में आएगा, ये भी ध्यान रखो। हमने क्या चर्चा की, इज अकेला आएगा, एम अकेला आएगा, आर अकेला आएगा, लेकिन यदि हमें बीइंग लिखना पड़ेगा तो हमें इनमें से जी 5 लिखे हैं, इनको जरूर रखना पड़ेगा। और बीइंग रखे हैं कब है, बीइंग हम उसी समय रखें जब वर्ब में आईएनजी होगा। करेक्ट है, अब चल गया पता। अब देखो, तो ये हो गया बीइंग का रूप। बीइंग हमें बी का रूप रखना है, कौन सा रूप रखना है, जे यहाँ पर क्लियर होगा, वाक्य को देख करके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इज, एम, आर जी प्रेजेंट टेंस को इंगित कर दे, वाज और वर जी फ्यूचर पास्ट को इंगित कर दे, बीन, बीन है ना जो इसमें होगा नहीं, ये परफेक्ट को इंगित करता तीसरा रूप है। बी अकेला आएगा नहीं, वो किसके साथ आएगा, इनके साथ में आएगा। और कब आएगा, जब वर्ब में आईएनजी लिखा होगा। ठीक है, तो ये था बी के रूप को यहाँ पर रखना है, उसका नियम। अब इसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप, जो भी वर्ब होगी वो किसी भी रूप में हो, हमें तीसरे रूप में लाना है। फिर हमें बाई रखना है और फिर सब्जेक्ट रख देना है। अब ये फार्मूला आपको याद रखना। फार्मूला क्या था, पहले ऑब्जेक्ट, फिर बी का रूप, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर, इस हमने फार्मूले को मिटाया या हम इसको छोटा करके लिख दे रहे ताकि स्पेस प्राप्त हो। क्या है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या नियम बताया है हमने, इसका रूल क्या है, पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना, फिर हमें बी का रूप रखना, बी का रूप, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रखना, फिर बाई रखना और फिर सब्जेक्ट रखना। ठीक है, अब इसे के हिसाब से बनाना है, ये है आपका रूल। पहले ऑब्जेक्ट रखना, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, देखो पहला शब्द सब्जेक्ट है, ये दोनों है वर्ब और ये है फिर ऑब्जेक्ट। आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट या तो व्यक्ति का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा। सॉन्ग किसका नाम है जी, वस्तु के अंतर्गत रख सकते हैं। तो पहले हमने रख दिया आ सॉन्ग। अब देखो यहाँ इसमें इज लिखा है और सिंगिंग लिखा है। क्या लिखा है, इज और सिंगिंग। तो इज और सिंगिंग लिखा है, इसका मतलब है इसमें हमें इज, एम, आर में से कोई ना कोई जरूर रखना है। अगर इज लिखा मिला है तो इज, एम, आर में से हमें एक ना एक जरूर रखना। अब क्या रखना जी बताएगा, सॉन्ग कौन कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सॉन्ग सिंगुलर है, अभी बताए। तो क्या आएगा, इसमें इज आएगा, इज रख दिया। अब देखो वर्ब में आईएनजी लगा, वर्ब में आईएनजी लगा तो हमें क्या रखना, तो हमें बीइंग रखना, तो हमने लिख दिया है बीइंग। अब ये हो गए हैं किसके रूप, बी का रूप रख गया। अब हमें V3 रखना, तो वर्ब क्या है, वर्ब है सिंगिंग। सिंगिंग का क्या हो जाएगा, तीसरा रूप संग होगा, सिंग, सेंग और संग। अब रखना है बाई, फिर हमें रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी। तो अभी बताया था हमने, सी किस में बदल जाएगा, क्योंकि यहां से हट करके लास्ट में जा रहा, तो बाई के बाद में सी का हो जाएगा हर। इस प्रकार से बदल गया है। ठीक है, अब एक बार फिर से हमें ये रिमाइंड करवा दे रहे, जैसे हम एक एग्जाम्पल और लिख के बता रहे हैं, इसे हम मिटा के छोटा कर दे रहे हैं। क्या होगा, आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। अब देखेंगे एक एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा है कि आई सिंग आ सॉन्ग, आई सिंग आ सॉन्ग। इस वाक्य में क्या हमें, इनमें से तो कोई दिखाई नहीं रहा हमें, वर्ब का आईएनजी है नहीं, तो इसका मतलब बीइंग आने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमें दिखाई क्या दे रहा है, आ सॉन्ग लिखा है, तो जी आ गया आ सॉन्ग। कौन सा टेंस है जी, पहला रूप है तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो इन तीनों में से कोई एक रूप हम रख देंगे, या तो इज या एम या आर। सॉन्ग सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ गया। वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, संग। बाई लिखेंगे, आई के स्थान पर हमने लिख दिया मी। तो रूल देखो, पहले ऑब्जेक्ट लिखना था तो ऑब्जेक्ट सॉन्ग आ गया, फिर हमें बी को कोई भी एक रूप लिखना है इनमें से। तो ये कौन सा टेंस है, सिंग है। कौन सा रूप है, प्रेजेंट है और इंडेफिनिट भी है। तो हम इन तीनों में से कोई एक रखेंगे। ये क्यों नहीं रखा बीइंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी है तभी रखना है बीइंग।
तो a song is sung तीसरा रूप आ गया, बाई आ गया, और आई किस में चला जाएगा, मी में चला जाएगा। और देख रहे हैं अब हम इसको, अब हम बी के रूप भी मिटा दे रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे हमने एक लिखा है आई, ठीक है, बाज संग आ सॉन्ग, आई बाज संग, आई बाज सिंगिंग, आई वाज सिंगिंग आ सॉन्ग। क्या लिखा? आई वाज सिंगिंग आ सॉन्ग। इसे हमें पैसों में बदलना। तो पहले हम क्या रखेंगे? पहले हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या आ गया? आ सॉन्ग। अब देखो इसमें बाज है, बाज है तो इन बाज है तो इसका मतलब है या तो बाज रखा जाएगा या बर, इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई रखा जाएगा। जिस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर, तो बाज आ गया। अब हम देख रहे हैं वर्ब में आईएनजी लगा है, वर्ब में आईएनजी लगा है तो हमें बीइंग लिखना है। नियम क्या है? यदि वाक्य में वर्ब में आईएनजी है तो बीइंग लिखा जाएगा। तो अब हमने लिख दिया है बीइंग, आ सॉन्ग बाज बीइंग। वर्ब का तीसरा रूप सिंगिंग, इसका होगा संग। फिर हम बाई लिख देंगे, आई का हो जाएगा मी, आई का क्या होगा? मी। देखो आ सॉन्ग बाज बीइंग संग बाई मी। अभी क्या नियम बताए? यदि वाक्य में EJMR मिल रहा है पहले ही से तो हमें उनमें से कोई एक रखना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे वर्ब भी दी गई थी, जैसे इसमें सिंगिंग थी जी, तो हमें फिर बीइंग लिखना है। और देखो एग्जाम्पल, यदि हमने एक एग्जाम्पल परफेक्ट का पद भी देख लेना, जैसे आई हैव संग आ सॉन्ग। अब इसमें हैव के रूप देखो, हैव आ गया है, क्या आ गया है? हैव। आई हैव संग आ सॉन्ग। तो जब अब यहाँ पर हैव का, हैव में क्या होता है? जब हैव आएगा तो हैव वर्ब का तीसरा रूप लेता है। हैव क्या लेता है? वर्ब का तीसरा रूप। और हमें बी, तो बी के रूप तो जरूर ही लिखना है इसमें। तो देखो हमने लिखा आ सॉन्ग, आ सॉन्ग के बाद अगर हैव है तो हैव का एक रूप जरूर आए, या तो हैव या हैज। सॉन्ग के साथ में क्या आ गया? हैज। अब हैज के बाद में अब हमें बी को रूप जरूर लिखना, क्योंकि बी का रूप लिखा ना, बी का रूप ऑब्जेक्ट के बाद हमें बी का रूप लिखना, क्योंकि इसमें हैव लिखा था तो हैव लिखा था तो हैव को रूप भी लिखो जाए। तो हैव को रूप हमने क्या लिख दिया? हैज। हैज के बाद आता है वर्ब का तीसरा रूप, तो लेकिन बी को रूप भी लिखना, तो हम बी को तीसरा रूप लिखें। बी का तीसरा रूप क्या होता? बी को तीसरा रूप होता है बीन। आ सॉन्ग हैज बीन। अब वर्ब का तीसरा रूप रखो, मेन वर्ब का, तो संग, फिर बाई आ गया, और आई का क्या हो गया है? आई का हो गया है मी। तो हमें ना तो टेंस पता करना कि वाक्य का कौन सा टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब में भी याद नहीं करनी। क्या याद कर लेना? एक छोटा सा फार्मूला, वो क्या है? पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना, फिर हमें बी का कोई भी रूप रखना है, बी का रूप जरूर आएगा, और फिर हमें वर्ब का तीसरा रूप बाई और सब्जेक्ट। तो जो ये सेंटेंस दिया गया था सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, उसका आंसर था आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। और भी एग्जाम्पल इसमें हमने बताए हैं, इस आई सिंग आ सॉन्ग, इसमें वर्ब का फर्स्ट टाइम फॉर्म है, तो आ सॉन्ग इज संग बाई मी, इसमें बाज भी है और आईएनजी भी है। तो अगर EJMR बाज बार आ जाए तो EJMR बाज बार आ रहे तो उनको जरूर ही रखना, और फिर वर्ब में आईएनजी है तो फिर बीइंग भी रखना, और फिर वर्ब का फिर आगे होगी वर्ब, उसका तीसरा रूप रखना है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बदलें तो हमें क्या ध्यान रखना? पहले ऑब्जेक्ट, फिर बी का कोई भी रूप लिखा जाएगा, और फिर वर्ब का तीसरा रूप बाई, और फिर सब्जेक्ट रखेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि तीसरे वाक्य की ओर अब चलते हैं। तो हमने पहला वाक्य समझाया है गोइंग टू कैसे रखना, दूसरा वाक्य समझाया है हमने क्या गोइंग पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे वाक्य की ओर। तीसरा वाक्य है इट इज ट्रू ही इज नॉट फीलिंग बैड। क्या है? इट इज ट्रू, यह सही है, ही इज नॉट फीलिंग वेल। इट इज ट्रू ही इज नॉट फीलिंग वेल। दो सेंटेंस है, इसमें हमसे कहा है कि दैट से मिलाइए दोनों को। किससे मिला दीजिए? दैट से। अब देखो दैट नाउन क्लॉज का कंजक्शन वर्ड है। दैट किसका कंजक्शन वर्ड है? नाउन क्लॉज का।
और नाउन क्लॉज का जो कंजक्शन वर्ड है दैट से हमें मिलाना है। दो सेंटेंस है, इट इज ट्रू, दूसरा है ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो इनको यदि हमें दैट से मिलाना है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में एक कोई ना कोई सेंटेंस होगा जो अपूर्ण सा दिखेगा। कैसा दिखेगा? हमें इनकम्प्लीट दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि वहां कोई ना कोई शब्द होना चाहिए। जैसे इट इज ट्रू, इसमें हमें क्या लग रहा? यह सही है। तो हमारे सामने प्रश्न ये रहेगा कि क्या सही है। तो इसका मतलब ये जो पहला सेंटेंस है उसमें जो इट शब्द है जी इनकम्प्लीट है, वो किसी ना किसी वस्तु की मांग कर रहा है। जो यहाँ आ जाए तो वो सही हो। यह सही है, जो वह यह है वो क्या है, वो हमें अधिकतर सेकंड वाक्य में मिलेगा। ही इज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा अनुभव नहीं कर रहा है। तो वह अच्छा नहीं अनुभव नहीं कर रहा है, सही है। तो दूसरा सेंटेंस हम उठा करके कहाँ पर रख सकते हैं? इट के स्थान पर। परंतु मतलब हम दोनों को मिला देंगे, दो वाक्यों को। जब हम दो वाक्यों को मिलाएंगे तो हमें कोई ना कोई कंजक्शन चाहिए। क्या चाहिए? हमें कंजक्शन। क्योंकि हम इस वाक्य को इसमें मिलाने वाले हैं और हम कहाँ रखने वाले हैं? जहां पर इट रखा था। इट के यहाँ पर क्यों रख रहा है? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इट है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है और उसको पूर्ण जो कंप्लीट, यदि हम इस सेंटेंस को रख दें तो वो कंप्लीट हो जाएगा। परंतु इस सेंटेंस को हम तभी रखेंगे जब उसके साथ कोई ना कोई CW होगा। तो CW माने कंजक्शन, और हमें इसमें पहले से बताया है कि दैट कंजक्शन लगाना। दूसरा अगर नहीं भी बताया है तो दैट कहाँ कहाँ आता है? जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले हैं और जुड़ने वाला जो सेंटेंस है यदि वो अफर्मेटिव है और निगेटिव है तो हम वहाँ दैट लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? दैट। तो इन दो सेंटेंसेस को हम जोड़ने वाले हैं, इसको हम उठा करके इसके स्थान पर रखने वाले हैं। तो चूंकि ये सेंटेंस है ही इज नॉट फीलिंग वेल, निगेटिव है, तो सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो दैट लगेगा, निगेटिव है तब भी दैट लगेगा। इसलिए इस वाक्य के पहले क्या लगा देंगे? हम दैट लगा देंगे। तो दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल, ये कहाँ आ गया है? जहां इट रखा था। अब क्या बचा? इज ट्रू, तो ये हमने यहाँ पर रखा। ये दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल, ये यहाँ इट के स्थान पर आया है पूरा का पूरा सेंटेंस। और इज ट्रू ज्यों का तो लिखा, दैट से जुड़ गया। लेकिन ये जो है ना दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल, ये एक लंबा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? लंबा। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर थी उसमें ऐसे सब्जेक्ट लिखे जाते थे, लेकिन आधुनिक ग्रामर में इस प्रकार के सब्जेक्ट लिखे नहीं जाते, अच्छा नहीं माना जाता है आजकल। तो हम इन दोनों को या तो हम इस प्रकार से जोड़ेंगे और या फिर यहाँ की जगह में लिखेंगे इट इज ट्रू, और चूंकि दूसरा वाक्य सिंपल है, निगेटिव है, इसलिए इसको दैट से लगाना ही है। ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज नॉट फीलिंग वेल। एक बार फिर से समझे जी, या तो जी आंसर है इसका सही या जी आंसर है। हमने दोनों प्रकार से बताया है। ऐसा आंसर ट्रेडिशनल ग्रामर में जुड़ता था, इस प्रकार का आंसर मॉडर्न ग्रामर में है। उस दोनों एक ही है। इसमें इट को हटा दिया गया है, उसके स्थान पर सेकंड वाक्य आ गया। इसमें इट को जोड़ा है, सेकंड वाक्य आगे है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब हम किन्हीं दो सेंटेंसेस को नाउन क्लॉज से नाउन क्लॉज बनाने वाले हैं, जोड़ करके दैट से नाउन क्लॉज बनता है, तो हमें देखना पड़ता है जो दो सेंटेंस हैं उनमें से कोई ना कोई एक सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण होगा। तो जो हम जिस भी सेंटेंस में अपूर्ण होगा जिस भी स्थान पर, उसी स्थान पर हम दूसरे सेंटेंस को रख देते हैं और हम वाक्य को बना लेते हैं। उचित कंजक्शन रखते हैं। दूसरे सेंटेंस को रखेंगे तो कोई ना कोई कंजक्शन रखा जाएगा, क्योंकि इसमें हमें दैट बताया है तो हमने दैट को रखा। तो ये वाला सेंटेंस इनकम्प्लीट था, इट इज ट्रू। इसमें यह सही है। क्या है सही? अपूर्ण लग रहा, इसको हटा करके दूसरा नंबर का जो वाक्य है वो उसका इट का उत्तर था। इसको हम रखेंगे इट पर और जोड़ देंगे दैट से। तो दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल इज ट्रू, ये इतना दैट से जुड़ के यहाँ पर आ गया। और यदि हम दैट को मतलब इट को नहीं हटा रहे तो ऐसे जोड़ेंगे, इट इज ट्रू दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल।
तो अपना तीसरे का आंसर कंप्लीट हो गया है। इसको अब हम क्या करते हैं, इसे भी मिटा दे रहे हैं। अब हम पहुंचेंगे सेंटेंस नंबर 4 पर। शी डिड हर ड्यूटी, इसे नेगेटिव में बनाना है, इसको मिटाते हैं। 4th नंबर का सेंटेंस क्या है, शी डिड हर ड्यूटी, शी डिड हर ड्यूटी, ये है 4th नंबर का सेंटेंस। शी डिड हर ड्यूटी, शी डिड हर ड्यूटी। जब इसमें क्या डायरेक्शन क्या है, निगेटिव बनाइए। तो निगेटिव जब कभी भी हम बनाएं तो सबसे पहला काम होता है वर्ब देखना। पहला काम क्या है, जो भी वाक्य है हम वर्ब पर पहुंचेंगे। सी सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड लिखा है, फिर जे आगे नहीं, जे डिड है वर्ब। वर्ब पता करने के बाद वर्ब का फॉर्म पता करना है। पहला काम वर्ब पता करना, दूसरा काम वर्ब का कौन सा फॉर्म है जिसको पता करना। अब हम पता करने के बाद हमें क्या होगा, या तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, यदि फर्स्ट फॉर्म मिला तो हम डू नॉट और V1 रखेंगे। यदि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिला तब हम डिड नॉट और फिर V1 रखेंगे। या हमें वर्ब में एस या ES मिल गया तब हम डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। देखो हर कंडीशन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म मिला तो डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म मिला तो डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस या ES मिला तो डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना। चौथी कंडीशन भी होती है, जब हम वर्ब देखते हैं तो हमें 2 वर्ब मिल सकती हैं। कितनी वर्ब मिल सकती हैं, 2। जैसे इस सेंटेंस को देखो आप, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग है, इसमें इज भी वर्ब है और सिंगिंग भी वर्ब है, तो 2 वर्ब है। तो जो पहली वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी वर्ब है वो मेन वर्ब होगी। हमें 3 वर्ब भी मिल सकती हैं, 4 वर्ब भी मिल सकती हैं। तो पहली जो होगी वो हेल्पिंग होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो हमें वर्ब, अगर वर्ब मिली तो हमें रूप देख लेना है। मान लो हमें हेल्पिंग वर्ब मिली, हेल्पिंग वर्ब हमें जब ही मिलेगी जब 2 वर्ब होंगी। यदि एक है तो वो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मिली तो क्या करना, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट बस लगा देना है और कुछ नहीं करना। ये 4 कंडीशन उस सेंटेंस में होंगी। इस सेंटेंस को देखो आप, शी डिड हर ड्यूटी, इसमें वर्ब देखो, वर्ब क्या है, वर्ब डिड है। कौन सा फॉर्म है, पहले हम डू के पूरे रूप लिखते हैं। ये हमने लिखा डू, ये लिखा डिड, ये लिखा है हमने डन, और एक और लिख दिया हमने डूइंग, एक और होता है डज। ये हमने डज, डू के पूरे रूप लिखे। तो डू क्या लिखा है इसमें, डिड, डिड माने कौन सा फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या लिखेंगे हम, डिड नॉट लिखेंगे और फिर उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। पहले आपने सब्जेक्ट जो कहते लिखा सी, दूसरा फॉर्म था डिड, दूसरा फॉर्म है तो क्या करना, दूसरा फॉर्म है तो डिड नॉट लिखना और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना। तो हमने जो डिड दूसरा फॉर्म है इसीलिए हमने लिखा है डिड, और फिर से डू क्यों आया, क्योंकि इस डिड का हमें फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो डिड हट कर क्या आ गया, डू आ गया, ऐसे जी बन गया, शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। एक और हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पर थोड़ी सी जगह इसे यहीं देखते हैं। यदि ये लिखा है बी, ठीक है, रोट, बी रोट देम, ये एक सेंटेंस, बी रोट देम, इसे हमें नेगेटिव बनाना है। तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है रोट। रोट कौन सा फॉर्म है, पहले देखो, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट और रिटन। तो रोट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे हम, सेकंड फॉर्म में तो हम डिड नॉट रख देंगे। पहले लिखा हमने बी, फिर लिखा डिड नॉट, और फिर राइट, रोट है ना जो, इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे तो आ जाएगा राइट। रोट का हम, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड नॉट रख दिया इसलिए हमें इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलना, बी डिड नॉट राइट, फिर देम, जो कहते हैं देम से कुछ नहीं करना, हमें वर्ब पर ध्यान देना है। तो जब कभी भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उस नेगेटिव, उस सेंटेंस में हमें वर्ब देखना है। अगर एक ही वर्ब है
केवल एक वर्ब दी गई, जैसे इसमें कितनी वर्ब है, इसमें एक ही वर्ब दी गई, एक वर्ब है, तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी, या तो वो पहला फॉर्म होगा या दूसरा होगा या एस या एस होगा। यदि हमें दो वर्ब दी गई हैं तो ये इनकी अब हमें जरूरत नहीं है, अब है हेल्पिंग वर्ब। अगर दो वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इस वाले वाक्य में शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कितनी वर्ब है, इसमें दो वर्ब है, एक इज है एक है सिंगिंग, तो इसका मतलब है इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है। हेल्पिंग वर्ब है तो केवल नॉट लगाना। तो इसका हम यदि नेगेटिव बनाना चाहें, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या होगा, तो हमें केवल नॉट लगा देना। कहाँ लगाना, इज के बाद, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या बन जाएगा, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो मुख्य चीज है, पहले हम उस वाक्य की वर्ब देखते हैं, वर्ब के बाद उसका कौन सा फॉर्म है उसको देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट और V1 करना है, सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट और V1 करना है, वर्ब में एस या एस डज नॉट और V1 करना है। यदि अब दो वर्ब होंगी, एक वर्ब होगी तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, अगर दो वर्ब हैं तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब एक जरूर होगी, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है अगर नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस था अपना, सी डिड हर ड्यूटी, इसमें सी तो सब्जेक्ट है, डिड है वर्ब, तो डिड कौन, एक ही वर्ब है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक है। कौन सी है, डिड, जी हमने डू के रूप लिखे, डू डिड डन, डिड है ना जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो क्या नियम होगा, डिड नॉट और V1, तो हमने बनाया आंसर सी डिड नॉट, V1 होगा डिड का डू हर ड्यूटी। इस प्रकार से अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है, फोर्थ नंबर का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अपन चल रहे हैं सेंटेंस नंबर 5 पर, इसको हम मिटा देते हैं, फिर सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। इसे इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसे मिटा दिया है। ये हमने इसको ऐसे करके मिटा दिया है। अब हम चलेंगे सेंटेंस नंबर 5 क्या करता, ही टेक टी, देखो इसमें है 5 नंबर पर, ही टेक टी, ही टेक टी। अभी हमने जब फर्स्ट सेंटेंस समझाया था तो वहां पर आपको जानकारी दी गई थी, इसमें जी करेक्ट करना है इसको, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गलत है, करेक्ट लिखा है, हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो इसका क्या मतलब है, कोई ना कोई मिस्टेक है इसमें। तो अभी हमने जानकारी क्या दी थी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब भी वैसी ही होगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब होगी। तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, जो ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही कौन सा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखो जो वर्ब है टेक, टेक कौन सी वर्ब है, ये लिखा है टेक, ये लिखा है टुक, ये लिखा है टेकन, ठीक है, टेक में एस भी लगता है, ये हो गया टेक्स। अब बताइए आप, टेक है ना जो वर्ब का मेन रूप है वो प्लूरल होता है, मेन रूप कैसा होता है, प्लूरल, उसमें हम एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है वो, तो वो सिंगुलर बन जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट तो कौन सी वर्ब आएगी, तो हमें सिंगुलर वर्ब लिखना है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है जी है फार्मूला, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ टेक आएगा तो टेक्स आएगी, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और टेक जो है ये प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए ये गलत था, इसमें हमें सही करना है। तो चूंकि ही सिंगुलर है तो हमें टेक को टेक्स करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ही टेक्स और टी, ये हमारा आंसर बन गया। इसमें गलती क्या, गलती ये थी, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब है प्लूरल में, तो वर्ब का मेन रूप प्लूरल होता, उसमें एस लगाते हैं सिंगुलर बनाया जाता, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, नियम है ऐसा, इसी कारण से हमने ही के बाद में टेक को हटा करके क्या कर दिया है, टेक्स, ही टेक्स टी। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया,
सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी हमने सिंगुलर बनाया। तो ये अपना कौन सा खत्म हो गया है, 5 नंबर का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में हमें क्या करना था, सेंटेंस इनकरेक्ट था, उसे हमें करेक्ट करना था। तो हमने पहले देखा करेक्ट इनकरेक्ट कहाँ है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं थी, तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कर दी और अपना आंसर हो गया ही टेक्स टी। इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि अपना 5 नंबर का सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम चल रहे हैं सेंटेंस नंबर 6 की ओर। कहाँ चल रहा है, सेंटेंस नंबर 6। तो सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 6 कहता है ही लाइक्स स्वीट्स। क्या है, ही लाइक्स स्वीट्स। ये एक सेंटेंस, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें क्वेश्चन टैग जोड़नी है। क्या जोड़नी है, क्वेश्चन टैग, मतलब क्वेश्चन टैग जोड़नी है। क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन टैग कोई भी सेंटेंस है उसके अंत में एक छोटा सा प्रश्न है, और चूंकि प्रश्न है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। क्योंकि छोटा सा है, टैग है, इसलिए उसमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में बस हमें काम चलाना है। ठीक है, किस किस में चलाना है हमें, क्योंकि देखो क्वेश्चन टैग, दो नाम है, क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन टैग के रूप में होगा, मतलब दो शब्द होंगे केवल, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी सब्जेक्ट, और कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं इसके नियम, देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम, कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, तो हमें इसमें भी हमें वर्ब देखनी है। क्वेश्चन टैग बनानी है तो क्या देखना, वर्ब। अब यदि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो क्या करना है, वाक्य के अंत में डोंट लगाना है और सब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये है फर्स्ट रूल। ये किसी भी सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग बनानी है तो हमें पहली वर्ब देखो आप, फिर उस वर्ब का फॉर्म देख रहे हैं हम। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वाक्य के अंत में डोंट और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना। यदि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है तब हमें वाक्य के अंत में डिडंट, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि हमें वर्ब में एस या ईएस मिलता है तब हमें वाक्य के अंत में डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हमें ना फर्स्ट फॉर्म मिला, ना सेकंड फॉर्म मिला, ना थर्ड, ना एस या ईएस फॉर्म मिला, बल्कि उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई। तो हमें क्या करना, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वाक्य के अंत में, हेल्पिंग वर्ब में हम एनटी लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब अकेली है तो उस हेल्पिंग वर्ब में एनटी लगा देना, सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। या एक कंडीशन और मिल सकती है, वो कंडीशन है एचबी के बाद नॉट मिल जाता है, तब नॉट पहले से लगा है तो हमें जो क्वेश्चन टैग बनेगी एचबी फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क बनेगी। जी हमें ध्यान रखना, जब कभी भी हम क्वेश्चन टैग बनाएं तो हम उस वाक्य की वर्ब देख रहे, यदि फिर वर्ब देखने के बाद वर्ब का फॉर्म देख रहे। फॉर्म यदि फर्स्ट फॉर्म है तो वाक्य के अंत में डोंट, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना। सेकंड फॉर्म है तो डिडंट, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना। वर्ब में एस या ईएस है तो डजंट, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देना। एच भी है तो एच भी, उसमें एनटी लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि हमें नॉट मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इस वाक्य को देख रहे हैं, ही लाइक्स स्वीट्स। अब इसमें हमें वाक्य की वर्ब को पहचानना है। पहला शब्द तो है सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा है लाइक्स, ये है लाइक्स वर्ब। कौन सा फॉर्म है, इसमें हम देख रहे हैं एस लगा है, ये एस फॉर्म है, जी है एस फॉर्म, ही लाइक्स स्वीट्स। तो एस फॉर्म है तो करना क्या है, हमें डजंट फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन लगाना कहाँ है, वाक्य के अंत में। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, आजकल जो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन में 4 विकल्प होते हैं, चारों में छांटना बस पड़ती है। तो हम लिख बस देंगे जो क्वेश्चन थे उसको, लेकिन हम जब ऐड करेंगे तो सही आंसर ये होगा, ही लाइक्स स्वीट्स। इस वाक्य से बिल्कुल नहीं हमने कुछ भी नहीं किया, फिर लगाया कामा। अब हमें ऐड करना है तो यहाँ हमें क्या क्या करना, क्योंकि सेकंड फॉर्म एस या ईएस फॉर्म है तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डजंट,
क्या लिख देंगे हम यहाँ पर डजंट। डजंट क्यों रखा, इस वर्ग से कुछ नहीं करना, डजंट आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही रख देंगे फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर ही लाइक्स स्वीट्स, तो पहला काम क्या है, वर्ब देखो आप, वर्ब देखी लाइक्स है, कौन सा फॉर्म है, एस फॉर्म है, तो क्या करना, डजंट सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, तो हमने लिखा डजंट सब्जेक्ट है ही और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, करेक्ट है। अब हम देखते हैं इसके बाद में एक सेंटेंस हम यहाँ पर करके बताते हैं अलग से। जैसे ये लिखा है, क्या लिखा है, यू रीड आ बुक, क्या लिखा है, यू रीड आ बुक। इसमें अब हम देखेंगे हमें क्वेश्चन टैग जोड़नी है, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है, वर्ब है रीड, फिर है आ बुक। तो इसमें हमें क्वेश्चन टैग जोड़ना है, तो पहले हम देखेंगे वर्ब हमने देखी, वर्ब है रीड, फिर हम वर्ब का फॉर्म देख रहे हैं, तो वर्ब का फॉर्म रीड कौन सा है, रीड है फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या रख देंगे हम, डोंट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो देखो यदि ऑप्शन में आया है चॉइस के लिए तो क्या होगा, तो केवल डोंट और यू लिखा होगा, जिसमें भी उसको हम सही डाल देंगे। लेकिन यदि आपको ऐड करना है क्वेश्चन टैग तो हम फिर ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम पूरा वाक्य लिखेंगे, यू रीड आ बुक, ये कामा आ गया, और चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट फिर सब्जेक्ट, कामा के बाद लिखेंगे हम डोंट, सब्जेक्ट है यू, तो हमने लिखा यहाँ पर यू और फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यू रीड आ बुक डोंट यू। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन टैग बना लिया। तो हमारा जो सेंटेंस था उसमें हमने ही लाइक्स स्वीट्स पहले देखी, वर्ब थी लाइक्स, एस लगा है, तो मतलब ऐसे एस लगा तो डजंट सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रखेंगे, तो हमने रख दिया डजंट सब्जेक्ट है ही क्वेश्चन मार्क। इसमें सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर यू रखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसी को रखना। हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट नाउन है तो हम नाउन नहीं रखेंगे क्वेश्चन टैग में, उसका प्रोनाउन रखेंगे। सीता लिखा होता तो सीता नहीं लिखेंगे, सी लिखते। मोहन लिखा होता तो मोहन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। तो जी अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 7 कैसे हल करना है। इसको हम क्या करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन टैग के बारे में जानकारी थी। अब देख रहे हैं अपन सेंटेंस नंबर 7 क्या कहता है। सेंटेंस 7 में अपन देख रहे हैं, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट। इसमें है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही कैन विन द रेस, ही कैन विन द रेस। इसमें आपको सो दैट से जोड़ना है, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ देना है, हमें दोनों को हमें सो दैट से जोड़ना है। अब देखो सो दैट से किन वाक्यों को जोड़ा जाता है इसकी हमें जानकारी होना चाहिए। यदि हमें 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, यदि हमें उनको सो दैट से जोड़ना है तो दोनों सेंटेंसेस में एक तो होगा काम और दूसरा होगा उस काम का परिणाम। एक क्या होगा, काम, दूसरा क्या होगा, उस काम का परिणाम। तो इस वाक्य में देखो आप, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, स्टूडेंट बहुत तेज है। दूसरा है ही कैन विन द रेस, वह रेस जीत सकता है। स्टूडेंट बहुत तेज है, ये काम है। इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम है वह रेस जीत सकता है। तो जो सेंटेंस परिणाम बताए उसके पहले हमें क्या करना है, दैट लगा देना। तो देखो हमें जब सो दैट से वाक्यों को जोड़ना है तो क्या क्या होगा, एक वाक्य में काम दिखाया जाएगा, दूसरे वाक्य में उस काम का परिणाम दिखाया जाएगा, एक में होगा वर्क और दूसरे में होगा उस वर्क का रिजल्ट। तो जो जिसमें वर्क है, इसमें क्या है, वर्क वाले वाक्य में हमें सो रखना है, वर्क वाले वाक्य में कहाँ रखना है, सो। और रिजल्ट वाले वाक्य के पहले हम लिखेंगे दैट और फिर लिखेंगे सेंटेंस। रिजल्ट वाला सेंटेंस है उसके पहले दैट लगाना और फिर सेंटेंस को लिख देना। इतना चल। अब हमें यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि परिणाम जो बताता है, रिजल्ट बताता है, उसके पहले हमें दैट रख देना। लेकिन जो सो शब्द है इसका निश्चित करना है स्थान।
सो यहाँ पर एडवर्ब बनेगा। सो क्या बनेगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब कहाँ, एडवर्ब का क्या काम है? एडवर्ब का काम है किसी वर्ब के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? या तो किसी वर्ब के बारे में बताना। किसी एडवर्ब के 3 काम होते हैं। नंबर 1 वर्ब के बारे में बताना, नंबर 2 एडवर्ब के बारे में बताना, नंबर 3 एडजेक्टिव के बारे में बताना। और जिसके भी बारे में बता रहा है, यदि वर्ब के बारे में बता रहा तो वर्ब के बाद में आएगा, एडवर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब के पहले भी आ सकता है, यानी उन्हीं शब्दों के आसपास होगा, या तो पहले या बाद में। तो इनके प्रयोग पहले भी होते हैं और बाद में भी होते हैं, तो वहां रखना है। यानी जे एडवर्ब का काम करना है तो वर्ब के आसपास या एडवर्ब के आगे पीछे या एडजेक्टिव के आगे पीछे यहाँ पर रहेगा। अब देख रहे हैं इसमें द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट। स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, इस वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट बहुत तेज है। देखो जो फास्ट है, फास्ट माने तेज, स्टूडेंट फास्ट है। फास्ट जी जो है ना जी एडजेक्टिव है। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। उसके पहले क्या लिखा? वेरी, तो जी एडवर्ब है। यदि एडजेक्टिव की कोई विशेष, देखो एडजेक्टिव की कोई विशेषता बतला दे तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फास्ट है एडजेक्टिव, वेरी है एडवर्ब। तो क्योंकि सो भी एडवर्ब बनना है, एडवर्ब बनना है तो हम वेरी को यहाँ से अलग कर दे कि क्या रख देंगे? सो रख देंगे। तो सो का प्लेस चल गया पता। तो सो है वर्ब के आगे या पीछे होगा, वर्ब के पीछे ही होता है अधिकतर, एडवर्ब के पहले होगा या एडजेक्टिव के पहले होगा। अब देखो द स्टूडेंट इज, वेरी को हटा करके क्या रख दिया? सो फास्ट दैट, अब परिणाम लिखना पूरा का पूरा, तो ही कैन विन द रेस। दैट के बाद में बिल्कुल सरल है, क्योंकि पहला काम तो ये है, यदि हमें 2 वाक्य दिए गए हैं उनको हमें सो डैश डैश दैट से जोड़ना है। तो इसका मतलब है दोनों वाक्यों में, एक वाक्य में काम है और दूसरे में उस काम का परिणाम है। क्लियर हो गया? तो जो परिणाम है उसके पहले हमें दैट रख देना और बाद में रखना है, और जो काम है उसमें हमें सो रखना है। और सो कहाँ रखना? जहाँ एडवर्ब आता, क्योंकि एडवर्ब बन जाएगा। तो इसमें देखो लास्ट शब्द क्या था? फास्ट था, तो जी एडजेक्टिव था। इसके पहले वेरी लिखा, वेरी एडवर्ब बना है, तो वेरी को हमने हटा दिया और सो रख दिया। अधिकांशतः वेरी शब्द मिलता है जब हम सो दैट वाली बात करते, लेकिन यदि नहीं है तो उसका मतलब है वो कहाँ पर आना है? या तो वर्ब के बाद आएगा या वर्ब के पहले तो पहले भी आ सकता है। और एडजेक्टिव यानी इनकी विशेषता बतलाता है, वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव इनके आसपास रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये आंसर बना दिया है। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। तो इस प्रकार से आपको आज की क्लास में आपने देखा है कि किस प्रकार से हम डू एस डायरेक्टेड वाली वाक्य को हल करते हैं। यहाँ पर हमने 7 सेंटेंसेस लिए थे जो भिन्न प्रकार के थे। एक में गोइंग टू का था, वाइस का था, दैट्स का था, नेगेटिव का था, क्वेश्चन टैग और सो दैट के थे। तो हमें लग रहा है कि आपको ये सभी नियम यदि आपने ध्यान से सुने हैं तो जरूर समझ में आ गए होंगे, और आप जो रूल्स बताए गए हैं उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में प्रश्न पत्र हल करने में करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है आपसे जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होगा वो जरूर ही बन जाएगा। आप सभी ने वीडियो देखा है, यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप इसी तरह के किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए और हम उस विषय पर जरूर ही वीडियो बनाएंगे। और अन्य इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए रैकवार सर की क्लास। धन्यवाद।